नमस्कार। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक, लोकपाल एंड लोकायुक्त। टीएमएच का है चैप्टर नंबर 66। लेकिन देखो इसमें बुक से बहुत ज़्यादा आपको मैटर इस पीडीएफ में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर जो 2013 वाला एक्ट है, मूल जो एक्ट है, उससे भी फैक्ट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट ऐड किए हैं। बुक के अंदर बहुत कम है मैटर। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, लोकपाल आप ढंग से समझो, क्योंकि इसका 90% अपन को ट्रू कॉपी मिलेगा लोकायुक्त के अंदर। ये सर दो क्या चीज़ है? लोकपाल है सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त है स्टेट लेवल पे। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम चलेगा, तो इसलिए दोनों को अपन को ढंग से समझना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंटर में अपन ने देखा यूपीएससी, स्टेट में देखा आरपीएससी। सेंटर पे अपन ने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इधर अपन ने देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंटर में अपन ने देखा प्रेसिडेंट, इधर देखा अपन ने गवर्नर। बिल्कुल वैसे तो कॉन्सेप्ट सेम चलते हैं कि नहीं चलते हैं? जैसे सेंटर में देखा पार्लियामेंट पार्ट 5, स्टेट में देखा स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट 6। कॉन्सेप्ट सेम चले ना, तो वही चीज़ के अंदर है। तो आओ अपन देखेंगे टॉपिक लोकपाल। ये लोकपाल वर्ड क्या है? अभी पहले अपन लोकपाल देख रहे हैं, देन लोकायुक्त देखेंगे। ठीक, दोनों डिफरेंस मैंने बताई। ये सेंटर में दे, स्टेट में। अब ये लोकपाल होता क्या है? ठीक है, हिंदी में अपन लिखा तो लोकपाल। तो लोकपाल को बेहतर समझने के लिए एक दूसरा वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं द्वारपाल। ठीक है, द्वारपाल। द्वारपाल क्या होता है? जो द्वार की रक्षा करे वो द्वारपाल है। मेन गेट की जो रक्षा करे दैट इज द्वारपाल। ऐसे ही बिल्कुल लोक मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोक, आम लोग जो है जन, ठीक है, उनके हितों की जो रक्षा करेगा वो इंस्टीट्यूशन कहलाएगा लोकपाल, जैसे द्वारपाल। समझ गए? तो ये हो गया, आपने क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि लोकपाल वो कि जनता के हितों की जो रक्षा करे, जनता के अगेंस्ट के अंदर जो भी करप्शन हो रहा है उन सब शिकायतों पर जो जांच करेगा, दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज लोकपाल। इंस्टीट्यूशन का जन्म वर्ल्ड में अपन देखते हैं कहाँ, किस लेवल पे, मतलब क्या क्या नाम से जाना गया? ओम्बुड्समैन, है ना? ओम्बुड्समैन, ओम मिष्ठान भंडार नहीं है, ये ओम्बुड्समैन है। ठीक है, और इसको ये ओम्बुड्समैन नाम से जाना जाता है। ये संस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, आर्कटिक जो सर्किल अपन देखते हैं उसके ऊपर नॉर्थ पोल। ठीक है, दक्षिण में है एंटार्क्टिका, नॉर्थ में आर्कटिक। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन नेशन, वहाँ ओम्बुड्समैन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप कभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हो ना, दर्पण में आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर जो टॉप कंट्रीज होते हैं वो ये होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेवियन नेशंस इसलिए बोलते हैं कि स्कैंडिनेविया का पठार है, बहुत ठोस पठार है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें इसमें मिलती हैं, और स्कैंडिनेवियन पठार को के ठोस चट्टानों को तोड़ने के लिए ही वहाँ पे अल्फ्रेड नोबल ने स्वीडन के अंदर डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है ना, ठोस चट्टानें हैं लावा से बनी हुई। तो मैं बता रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये नेशंस हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो आप पढ़ोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। क्यों? क्योंकि आप देखो कि उस टाइम के अंदर, ये बात है अपने 1809 की, ठीक है, तब ये 1809 देख लो। अभी तो अपने 1857 का विद्रोह तो लड़ा जाएगा अभी इसके, ठीक है, करीबन 50 साल बाद, 48 साल बाद 1857 का विद्रोह। तब वहाँ देशों में बात है ओम्बुड्समैन की, लोकपाल की, जो जनता के हितों की रक्षा करे। तो आप सोचो कि कितना अच्छा एक सिविल सेंस वाले लोगों में है, और कितने जागरूक हैं लोग अपने अधिकारों के प्रति। तब जाके आज वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट आते हैं। क्योंकि एक बार हमने मेंस में क्वेश्चन आया था इसके अंदर कि वाई दीज कंट्रीज, छोटे छोटे हैं, है ना, बट ऑलवेज टॉप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसा क्या है? तो वहाँ का स्ट्रक्चर देखो आप पहले, है कि नहीं? लोग बाग कितने जागरूक हैं, और सरकार ने भी कितना एम्पावर, कितना मजबूत बना रखा है लोगों को। और जबकि इंडिया में अपन देखते हैं मेवारू स्टेट्स में खासतौर पे कि लोगों को तो अनपढ़ बना रहे हैं। तो अगर पढ़ लिख लेंगे करेंगे तो ये तो पूछेंगे सरकार ने हमारे लिए क्या क्या, तो इनको अनपढ़ ही रहने दो। जब इलेक्शन वगैरह आए तो बेस्ट इनको लोक लुभावन वादे कर दो, थोड़े बहुत कैश एंड जो अदर तरीके होते हैं इससे इनको लोक लुभावन वादे कर दो, और 5 साल फिर शोषण करो। इफेक्ट है, लोगों को पढ़ने मत दो ज़्यादा, नहीं तो सवाल पूछेंगे। और यहाँ देखो, नहीं, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को जागरूक बनाओ, उनको अधिकार के प्रति जागरूक बनाओ। अगर कोई शिकायत करते हैं लोग बाग किसी के प्रति, तो उसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल एक साइंटिफिक ढंग से, तो अपने आप आए। देखो आगे क्वेश्चन, ये है उसका आंसर। समझ गए? तो ये चीज़ है। ठीक है, फादर ऑफ ओम्बुड्समैन किसको अपन बोलते हैं? डोनाल्ड सी रॉबर्ट। ठीक है, स्कैंडिनेवियन नेशंस में जो इसको पॉपुलर बनाया। फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1809। मीनिंग ऑफ द वर्ड ओम्बुड्समैन का मीनिंग क्या है? ये स्वीडिश वर्ड है ओम्बुड्समैन, और उसका मतलब क्या होता है कि रेफर टू पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अदर पर्सन। एक व्यक्ति जो दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मामले में? जब किसी व्यक्ति को ये शिकायत है कि मेरे जो सरकार को मेरे प्रति जो जिम्मेदारी थी वो सरकार ने पूरी नहीं निभाई, कहीं ना कहीं वो उसमें लूपहोल हुआ है, करप्शन हुआ है, तो वो ऐसे एक दुखी व्यक्ति को या जिसके पास ग्रीवेंस है उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो व्यक्ति
एक एडवोकेट के रूप में आप चाहे मान लो, उसको स्कैंडिनेविया में बोला गया ओम्बुड्समैन। लोकपाल, लोगों के हितों की रक्षा करे। द्वारपाल याद रखो, लोकपाल अपने आप फिट हो जाएगा। और ओम्बुड्समैन स्वीडिश वर्ड, ये कई बार नॉर्मल पूछ लेते हैं। और इंडिया में किस नाम से जाना गया? ओम्बुड्समैन, लोकपाल। ठीक है, ये चीज़ है। अब इंडिया में अपन हिस्ट्री की जब बात करें इस 1809 की तुलना में, जैसे अपन देखें तो इंडिया में जब अपन हिस्ट्री की बात करें तो अपन जैसे देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई। फर्स्ट ARC बना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता के अंदर। फिर N हनुमंत इसके हेड बने, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इंडिया में आया लोकपाल किसके रिकमेंडेशन पे? फर्स्ट ARC 1966 के अंदर स्थापना हुई थी। 17वीं इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त नाम की संस्था एस्टेब्लिश होनी चाहिए। लोकपाल एट सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त एट स्टेट लेवल। फर्स्ट ARC के हेड थे मोरारजी देसाई, और फिर N हनुमंतैया इसके दूसरे हेड बने मोरारजी देसाई के रिजर्वेशन के बाद। समझ गए? तो अब भाई 66 में बोल दिया गया कि बनाओ। तो अब देख लो, बिल लाया गया पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में 10 बार, 66 से लेके 2011 तक। सोच लो आप कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप देखो तो सही, 70 मान लो, 30 साल ये, 11 साल ये, 41 साल, करीबन 42 साल। किस चीज़ में? कि यार कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जो लोगों की जो शिकायत है सरकार के प्रति, कि सरकार ने वो दायित्व पूरे नहीं निभाए, उसके प्रति देख लो। अब सरकार की क्या मंशा थी, अब सोच लो, सुन लो, समझ लो, आपके सामने फैक्ट है। क्यों नहीं लाया गया? लोग एम्पावर हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे। और वो ओम्बुड्समैन वहाँ देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 1809 में हैं। तो ज़्यादा परेशान मत हो, दुखी मत हो, बिल्कुल सही दिशा के अंदर जा रहे हैं, बस रफ्तार ही कम है थोड़ी। कंक्लूजन ये है कहीं आप सोचो अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। चलो आ जाओ। तो 1968 में अपन जैसे देखते हैं इंदिरा गांधी, फिर ये अपने 77 ही है, 77 इंदिरा गांधी लाए जाते जाते। फिर 77 के अंदर मोरारजी देसाई वापस लेके आए। फिर 1985 के अंदर राजीव गांधी लेके आए। 89 के अंदर VP सिंह, देन देवगौड़ा, देन ये दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह के अगेंस्ट में ये अन्ना हजारे ने अनशन किया था रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर। और इसी अनशन से उपजे थे अरविंद केजरीवाल, जो फिर बाद में अन्ना हजारे को साइड में करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फिर 2011 के अंदर ये बिल लेके आए मनमोहन सिंह, और फिर यही एक्ट बना था 2013 के अंदर। हिस्ट्री पूरी ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन ये ध्यान में अपन को रखना है कि करीबन अपन को लग गए, देखो वैसे तो मोटा मोटा ही देख लो कितने साल लग गए यहाँ आने में। 1968, 43 साल, 43 ईयर्स का स्ट्रगल हुआ। यहाँ लिख लो 43 ईयर्स, ये देख लो आप, 43 साल लग गए सिर्फ एक्ट लाने के अंदर। कब रिकमेंडेशन की गई थी, और देख लो आप। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं है, 43 और लिख लेना, 43 ईयर्स। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन UN कन्वेंशन 2005। UN के अंदर एक कन्वेंशन, एक समझौता हुआ, वो था एंटी करप्शन। UN नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC जिसको बोला गया, UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 के अंदर। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो एंटी करप्शन ट्रीटी की बात करता है कि हर देश अपनाएगा, और इंडिया ने अपनाया 2003 में। ठीक है, और ये हुआ 2005 से इंडिया ने भी अपनाया इफेक्टिव होने के बाद। ठीक, तो इसके तहत फिर 2013 के अंदर एक्ट आया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये LL क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अभी मैंने देखा था जो, ठीक है, मनमोहन सिंह लेके आया 2011 के अंदर। फिर संसद द्वारा पास हो गया 13 में, राष्ट्रपति ने इसको असेंट दी 2014। एक देख लो आप, न्यू ईयर गिफ्ट 1/1/2014, 1 जनवरी 2014। और नोटिफिकेशन लागू हुआ 16, नोटिफिकेशन मतलब लागू हुआ किस दिन से, 16 जनवरी 2014। देखो कोई भी एक्ट, कोई भी जैसे बिल, संसद कोई कानून बनाया तो कब लागू होता है? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि क्वेश्चन है ये, उसके आंसर्स के रूप में जब संसद ने उसे पारित कर दिया दोनों सदनों ने। दूसरा ऑप्शन है जब राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया। तीसरा ऑप्शन है कि जब नोटिफिकेशन लागू होता है। तो उसका आंसर है नोटिफिकेशन लागू होने से ही संसद द्वारा बनाया कानून लागू होता है, राष्ट्रपति के साइन करते ही लागू नहीं हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। नोटिफिकेशन निकलता है और नोटिफिकेशन के अंदर ही डेट लिखी रहती है कि फ्रॉम दिस डेट दिस एक्ट विल बी केम इन फोर्स। तो ये है 16 जनवरी 2014, 16/1/2014 है। ठीक है, इस दिन से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, लागू हुआ क्यों? क्योंकि इस दिन इसका नोटिफिकेशन निकला, और नोटिफिकेशन से ही लागू होता है कोई भी एक्ट। ठीक है, और फिर इस एक्ट ने जिसको अमेंड किया अपना CBC एक्ट 2003 का, मैंने पढ़ा है पहले, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड अपना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946,
ठीक है, और इसी का ही जो बदला हुआ रूप अपन देखते हैं CBI, ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा है आपको, उनको भी इसने चेंज किया। फिर अपन देखते हैं कि जब ये एक्ट लागू हुआ या अपन जैसे देख रहे हैं, तब उस समय राष्ट्रपति कौन, अभी मैंने बताया राष्ट्रपति ने साइन किया, नोटिफिकेशन निकला, ठीक है, राष्ट्रपति ने साइन किया न्यू ईयर के ऊपर, तो उसमें राष्ट्रपति कौन, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ये लिखा हो प्रणब मुखर्जी, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट था, इसलिए हमको पता होना चाहिए क्योंकि उस समय कि मतलब उस समय कौन कौन पोस्ट पे कौन कौन था। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2012 से सेटेड, एंड मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है, ये 13 की बात है। फिर 2014 के अंदर तो जैसे अपन देखते हैं 14 से 19 नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने ही, तो जाते जाते किया मनमोहन सिंह ने भी जो किया, ठीक है, लेकिन जो भी आप तो समझो। फिर सेंटर में इसने बनाया लोकपाल एंड स्टेट में बनाया लोकायुक्त, समझ गए, ये चीज़ है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब लोकपाल देख रहे हैं तो लोकपाल सेंटर के अंदर है, तो स्ट्रक्चर क्या है 1+8, एक होगा लोकपाल और 8 होंगे अदर मेंबर्स, लोकायुक्त नहीं, लोकायुक्त तो स्टेट के अंदर होगा, 8 अदर मेंबर्स होंगे। अब देखो सीधी एक तो बात यहाँ पे समझो, सेंटर के अंदर सिर्फ लोकपाल की बात है, ठीक है ना, उप लोकपाल की बात सेंटर में नहीं है ना, ये उप लोकायुक्त स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान के अंदर है, तो पहली चीज़ तो ये समझो। और अदर कितने हो सकते हैं यहाँ पे मेंबर, 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो टोटल स्ट्रेंथ होगी 9 की, ठीक है, ये आप समझो। अब अपन देखते हैं कि ये जो अदर 8 जो है ना, ये कैसे कैसे होंगे, 50% मेंबर तो होंगे जुडिशियल सर्विसेज से, जो हाई कोर्ट के एक्स या प्रेजेंट जज होंगे, और 50% मेंबर जो होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन कमीशन, मतलब वुमेन इन ये इनमें से कोई होगा, ठीक है ना, SC ST कम्युनिटी से, OBC कम्युनिटी, माइनॉरिटी से या फीमेल कम्युनिटी से, जिनको कौन होंगे ये लोग, जिनको कि इन फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, ऐसे मेंबर SC ST OBC माइनॉरिटीज या वुमेन फीमेल जिनको एक्सपीरियंस है किस फील्ड के अंदर, एंटी करप्शन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, विजिलेंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, लॉ में या मैनेजमेंट में, तो इन फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस होगा इन कम्युनिटीज़ के व्यक्ति को, ऐसे लोग 50% सीट्स को भरेंगे। कहने का मतलब 4 तो हो गए ये जुडिशियल सर्विस वाले और 4 हो गए ये इस कम्युनिटी से ऐसे लोग जिनको इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, इन फील्ड्स के अंदर, ठीक है ना। फील्ड्स कौन कौन से हो, एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, देन अपने लॉ और मैनेजमेंट, समझ गए। ऐसे ऐसा नहीं कि इन कमीशंस के हेड, नो, इन कम्युनिटीज़ के ऐसे लोग जिनको इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, 4 वो हो गए। फिर अपन देखते हैं चेयरमैन जैसे जो है, ये एक जो है इसको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कौन होना चाहिए, तो अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, एक बार हाईलाइट कर दूं, चेयरमैन कौन हो सकता है, मतलब लोकपाल कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कैसे, एक्स या प्रेजेंट, कह रहे हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक्स या प्रेजेंट चीफ जस्टिस, ठीक है ना, ये पहली चीज। दूसरा कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज, तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट मतलब इज या एक्स मतलब हैज बीन चीफ जस्टिस या जज। क्लू में क्या याद रखना है अपने को कि क्लू प्रेजेंट शुड नो दी सिचुएशन, कि प्रेजेंट में जो जज है या प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कंट्री के अंदर करप्शन का जो परसेप्शन है, आप जो इंसिडेंस है या जो अपन कह सकते हैं कि जो एक ग्रेविटी है, इंटेंशन है, वो कितना है, ये प्रेजेंट जज या CJI को पता होना चाहिए। ये क्लू याद रखो आप, है ना, क्योंकि देखो एक्स तो रखना आसान है, प्रेजेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करो ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ मैंने आपको बताया था कि यार नहीं, प्रेजेंट को अपन चेयरमैन नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट को रखने पे लोड आ जाएगा उनके ऊपर, ओवर बर्डन हो जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन में प्रेजेंट नहीं, एक्स सुप्रीम कोर्ट के एक्स CJI या एक्स जज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हो सकते हैं। और यहाँ लोकपाल कौन हो सकता है कि एक्स और प्रेजेंट जज या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। याद कैसे रहेगा कि प्रेजेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट जज या CJ है चीफ जस्टिस, उनको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर करप्शन की स्थिति क्या है, लोगों के हितों की रक्षा कैसे करनी है, उनको प्रेजेंट को भी उनको पता होना चाहिए जो इस सीट पर प्रेजेंट में बैठे हैं, ठीक है। ये क्लू अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा भूलने लगते हैं, फिर वापस थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। वो क्लू क्या आपको उस फ्रस्ट्रेशन से निकालेगा, बात इतनी ही है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो अपन ने 1+8 देखिए 9 मतलब चेयरमैन प्लस अदर मेंबर जो है वो कौन नहीं होने चाहिए,
वो MP MLA या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर वो धारित नहीं होने चाहिए, मतलब जिसमें सरकार तनख्वाह दे रही हो, पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के मेंबर नहीं होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के, कॉन्विक्टेड मतलब जब वो सर्विस में कर रहे हुए हैं, कभी जैसे अपने देखा बैंकिंग इंश्योरेंस में कभी रहे हुए मैनेजमेंट में, तो उन पर किसी चार्ज लगा के उनको हटाया नहीं गया वो पद से, और मॉरल टर्पिट्यूड मतलब कोई भी उन पे चरित्र हनन का मामला उन पे कभी नहीं पब्लिकली लगा हो, ठीक है, ये वो व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर अपन देखते हैं, फिर और आगे है, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि एज शुड बी मोर देन 45 ईयर्स, ये अपन को ध्यान में रखना कि 45 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उम्र, ठीक है। मैक्सिमम एज इसमें कोई, अभी अपन जैसे आगे देखेंगे जो टेन्योर्स के अंदर जैसे लिखा हुआ है, अब भी जैसे जो है कि एज मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इतने साल को, लेकिन ये 45 साल से ज़्यादा का होनी चाहिए, तो अपन यूँ मान सकते हैं कि मिनिमम एज जो है ना वो होनी चाहिए कितनी, 45 साल होनी चाहिए। भाई जैसे अपन ने बोला ना कि 45 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो भाई यूँ मान लो कि अपन ने मिनिमम एज ये बता दी कि 45 ईयर्स, तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए लोकपाल के रूप में, ठीक है। और ये वही आ रहा है कि सर्विस से कभी हटाया नहीं गया, और वही चीज़ है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है 45 ईयर्स, तो आप तो यूँ मान लो कि मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज इज 45 ईयर्स फॉर लोकपाल। लोकपाल की बात चल रही है, चैप्टर हेडिंग रहा हुआ लोकपाल एंड लोकायुक्त, लेकिन अपन सिर्फ लोकपाल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। देख लो 575 है, मैं बता रहा था, ये हम ब्रैकेट में मैं लिखा दूंगा, अभी देखते हैं आगे। फिर अपन देखते हैं जो इस व्यक्ति को चुनेंगे एक को, तो इसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी। उस सेलेक्ट कमेटी में टोटल होंगे 6 मेंबर, है ना। ये सेलेक्ट कमेटी जो इससे पहले अपन देखते हैं, देखो एक सर्च कमेटी, पहले तो एक सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी क्या, सर्च कमेटी नाम सजेस्ट करेगी सेलेक्ट कमेटी को, ठीक है। मतलब देखो यूँ है सीक्वेंस कि राष्ट्रपति तो नियुक्त करेगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति को सिफारिश किसने करी, सेलेक्ट कमेटी ने, और सेलेक्ट कमेटी को सिफारिश किसने करी, सर्च कमेटी ने। यूँ एक तरफ बना लो, यूँ सर्च कमेटी सिफारिश करेगी सेलेक्ट कमेटी को, और सेलेक्ट कमेटी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, ये ऐसे ही सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो सेलेक्ट कमेटी ने बोला, सॉरी सर्च कमेटी ने बोला सेलेक्ट कमेटी को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट कमेटी ने बोला राष्ट्रपति को कि इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है। तो सर्च कमेटी तो सर्च करती है, फिर सेलेक्ट कमेटी उनमें सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो उनमें से भी कर सकती है, और आउटसाइडर को भी ये सेलेक्ट कर सकती है, ये अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। आउटसाइडर बराबर यस, कि सेलेक्ट सर्च कमेटी ने जो निकाले ना बंदे, वैसे ये 7 बंदे दिए सर्च कमेटी ने, तो सेलेक्ट कमेटी 8वें बंदे को भी सिलेक्ट कर सकती है जो इन 7 के अंदर नहीं था। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, सर्च कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, देन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो अपन पढ़ रहे हैं सेलेक्ट कमेटी, वो मतलब प्रेसिडेंट 1 नंबर पे, सेलेक्ट कमेटी 2 नंबर पे, सर्च कमेटी 3 नंबर पे। तो दूसरे नंबर वाले अपन पढ़ रहे हैं सेलेक्ट कमेटी चयन समिति, इसमें 6 होते हैं मेंबर्स। सीधी सी बात है, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, सर्च का मतलब सर्च करना। भाई सर्च करने वाले ढूंढ के लाएगी, फिर जो ढूंढ के लाए उनमें से एक को सेलेक्ट कमेटी सेलेक्ट करेगी, और फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। तो सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होता है, देखो PM हो गया प्रधानमंत्री, लोकसभा के अंदर स्पीकर, लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन वो होता है जिसके पास 1/10 सीटें लोकसभा के अंदर होती है। लोकसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा नहीं लिखा हुआ, राज्यसभा कोई ध्यान नहीं है, और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो सिंगल बिगेस्ट पार्टी जो है लोकसभा में उसका नेता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि नॉमिनेटेड किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और जूरिस्ट, वेल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, राष्ट्रपति की नज़र, PR एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फोर। इन 4 की फर्स्ट फोर की रिकमेंडेशन के ऊपर जो वेल नॉन जूरिस्ट राष्ट्रपति को लगता है वो जूरिस्ट। ऐसे करके 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर। अब जो समझने वाली बात है ना, जो इसके अंदर नहीं होता, आप लिख लो, एक तो होम मिनिस्टर नहीं है और लॉ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर फंस जाता है। तो अपन को कौन कौन से देखने हैं भाई, प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, एंड लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 तो ये हो गए। फिर अपन इधर देखते हैं दूसरी लाइन चालू हुई, CJI, सुप्रीम कोर्ट जज या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो पहली 4 की नज़र के अंदर, 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गए। तो ये सेलेक्ट कमेटी है। फिर वैकेंसी इन सेलेक्ट कमेटी की इन 6 में से मतलब 4 ही प्रेजेंट थे जिन्हें सेलेक्ट किया, तो भी डिसीजन क्या होगा, वैलिड होगा। कहने का मतलब कोई अगर बंदा एबसेंट है, जैसे मान लो CJI एबसेंट और फिर भी सेलेक्ट कमेटी डिसीजन लिया, तो वो वैलिड होएगा। फिर सर्च कमेटी क्या होती है, सर्च कमेटी ये 7 के नाम सुझाती है, ठीक है, उनमें से फिर सेलेक्ट होता है एक। तो ये देख लो, टू असिस्ट सेलेक्ट कमेटी, एक्सपीरियंस सेम एज ऑफ, जैसे अपन ने देखा चेयरमैन या मेंबर के जैसे जो एक्सपीरियंस जो हो सकता है ना, मेंबर कौन कौन हो सकते हैं वो लोग इसमें होते हैं, और 50% SC ST माइनॉरिटीज कमीशन
सॉरी SC/ST माइनॉरिटी और वुमेन कम्युनिटी से होते हैं, जिनको कि एक्सपीरियंस होता है, वही जो अपन फील्ड देखे थे ऊपर, एंटी करप्शन, पब्लिक एड, विजिलेंस, अपने देन उसमें बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में उनको जो एक्सपीरियंस है वो लोग। फिर सिलेक्शन कमेटी क्या होती है, यस बराबर कैन आल्सो कंसिडर पर्सन अदर देन रिकमेंडेड बाय द सर्च कमेटी, है ना। सर्च कमेटी से अलग व्यक्ति को भी सिलेक्ट कमेटी अपने कंसिडरेशन में ले सकती है। फिर 50% मेंबर्स, ये मैंने सेलेक्ट कमेटी की ये जो ऊपर लिखा था 50% मेंबर, ये वो लाइन लिखी हुई है, सेम लाइन ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट टू फुलफिल वैकेंसी 3 months प्रायर द वैकेंसी इन चेयरमैन या मेंबर सीट। कहने का मतलब अपन को पता है भाई इसका रिटायर होने वाले हैं, 5-75 पूरा एज होने वाली है, ठीक है, तो उससे 3 महीने पहले ही प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी सीट को फिल होने की, जो अगले 3 महीने में खाली होने जा रही है। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा, सर्च कमेटी का टाइम लेगी, सेलेक्ट कमेटी टाइम लेगी, ऐसे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं टेन्योर कितना होता है, 5-75, है ना, 5 साल या 75 साल की आपकी उम्र हो जाए। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम एज कितनी है, 45 ईयर्स, ये ध्यान रखना। देखो 45 साल तो यहाँ अभी अपन एक 43 का आंकड़ा और पढ़ा था, वो 43 साल का 43 साल अपन को लग गए आने में, है 1966 में ARC ने बोला, और फिर 1968 के अंदर पहली बार आया 2011, तो ये मान लो 43 और 1966 से 68 2 ही हो गए, तो कहने का मतलब वो भी 45 साल अपनों कानून बनाने में लग गए। फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशन 1966 जब उसने बोला, हालांकि गठन हुआ था 66 में, तो 70 में एक्सपायरी थी, कोई मतलब नहीं, 66 ध्यान रख लो आप, 66 से लेकर 2011 तक अपन को 45 साल लग गए। तो एक तो 45 वहाँ आया था और दूसरा 45 यहाँ आया है मिनिमम एज में, मैक्सिमम एज 75 ईयर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब 30 साल उसके पास हैं, कभी भी 5 साल का टेन्योर आप लोकपाल के रूप में रह सकते हैं, ऐसे। फिर है ना, यहाँ एक अपॉइंटमेंट का नियम भूल गया शायद, है ना, आप लिख लेना यहाँ पे अपॉइंटमेंट है ना, रेजिग्नेशन से पहले अपॉइंटमेंट पढ़ो। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है और रेजिग्नेशन भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट बाय राष्ट्रपति एंड रेजिग्नेशन देते हैं राष्ट्रपति को। रिमूवल कैसे, रिमूवल होता है राष्ट्रपति के द्वारा, किन मामलों में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनफिट फिजिकल या मेंटल या अनहेल्दी। लेकिन अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी अगर चार्ज उनके ऊपर लगा है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है मामला, और फिर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग होती है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर के मामले में ये है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट। अदर जो रीजंस है क्या, इंसॉल्वेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनफिट, अनेबल या अनहेल्दी, इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे अपने पहले कमीशन में पढ़ रखा है। ओके, सैलरी क्या है, सैलरी अपन जैसे देखते हैं कि हेड जो लोकपाल है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है, और जो अदर 8 हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है सैलरी। चेयरमैन अगर एब्सेंट होता है तो सीनियर मोस्ट मेंबर लोकपाल के रूप में काम करता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट देखते सबसे पहले तो अपन तो नो रीअपॉइंटमेंट होता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, है ना। जैसे मेंबर के रूप में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, चेयरमैन के रूप में, मतलब लोकपाल के रूप में रीअपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन मेंबर जो है ना वो चेयरमैन, मतलब मेंबर जो 8 है वो एक लोकपाल के रूप में रीअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन क्या है, बट मैक्सिमम एग्रीगेट टाइम शुड बी 5 ईयर टेन्योर। ये मैक्सिमम एग्रीगेट टाइम है, जैसे जो अपन ने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 5 साल, 3 साल तो आप रह लिए मेंबर, फिर आप लोकपाल के रूप में नियुक्त हुए तो आप सिर्फ 2 साल ही लोकपाल के रूप में काम कर सकते हो, ना कि एक फ्रेश टेन्योर 5 साल का। ये अपन को समझने वाली बात है, फ्रेश टेन्योर नहीं है ना, नो फ्रेश टेन्योर, यहाँ यूँ लिख लो, नो फ्रेश टेन्योर, फ्रेश टेन्योर नहीं है आपके पास 5 साल का, एग्रीगेट चलता है। 4 साल मेंबर, 1 साल लोकपाल, 1 साल मेंबर रहेगा तो 4 साल लोकपाल, ऐसे। यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन बनता है तो वो फ्रेश टेन्योर होता है। देखो पूरा मैंने एक बहुत तबीयत से पढ़ा रखा है, पुराने चैप्टर्स में पढ़ो। फिर कोई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक असाइनमेंट मतलब है जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, यूटीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। एंड ये यहाँ यूँ है, नो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लेंगे सेंट्रल स्टेट के अंडर में। फिर रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर, नॉट विद इन 5 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। किसका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, MP, MLA, म्यूनसिपलिटी या पंचायत राज का, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का, अर्बन या लोकल बॉडीज का। कितने साल के अंदर, रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर तो 5 साल का टेन्योर और 5 साल के अंदर आप ये नहीं लड़ सकते,
2025 में रिटायर हुए तो 2030 के बाद ही आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, MLA या अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल लोकल बॉडीज का आप चुनाव लड़ सकते हैं। समझ गए। फिर अपन देखते हैं कि विद इन ज्यूरिडिक्शन की, पहले अपन देख लें कि ज्यूरिडिक्शन में कौन, क्या PM ज्यूरिडिक्शन के अंदर है क्या? हाँ, PM ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है लोकपाल दायरे में, ये सेक्शन 14 है लोकपाल का, जो बताता है कौन कौन दायरे में। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं PM, ठीक है ना। PM जो है वो लोकपाल के दायरे के अंदर होता है। एक्स या प्रेजेंट, पुराने वाले भी और प्रेजेंट में जो है वो दायरे के अंदर है। और इन पे फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो बनती है।